रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं 3 मुद्दों पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला मुद्दा ये है कि दिल्ली मरकज़ के जो ज़िम्मेदार हैं उन पर की गई FIR को किस लीगल ग्राउंड पर दिल्ली हाई कोर्ट से क्वैश कराया जा सकता है। दूसरा मुद्दा है कि मरकज़ के जो ज़िम्मेदार हैं उनको किस लीगल ग्राउंड पर उनको अपने रहायशी कमरों में वापस जाने की परमिशन दी जा सकती है। तीसरा मुद्दा है मुंबई के DN नगर के 20 मेहमान जमातियों जिन पर FIR हुई थी, लोकल कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने गवर्नमेंट के आर्डर को फॉलो नहीं किया कि क्योंकि मस्जिद के अंदर 5 लोगों की ही परमिशन थी, ये 20 लोग कैसे इकट्ठा हुए, इस ग्राउंड पर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो ये DN नगर के जो 20 जमाती हैं उनको वो जो है मस्जिद के अंदर रह रहे थे और उनको ये कहा गया कि 20 लोग इकट्ठा क्यों रहे, इसलिए जो है उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन FIR को खारिज कर दिया गया। मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है ये सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए है, ये रेजिडेंस प्लेस के लिए नहीं है। जितनी भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ने निकाला है सारी जो है लॉकडाउन के सिलसिले में या कोविड-19 के सिलसिले में जितनी भी गाइडलाइंस है ये पब्लिक प्लेस के लिए है, रेजिडेंस प्लेस के लिए नहीं है। पब्लिक प्लेस उस जगह को कहते हैं जहाँ पर आदमी बिला रोक टोक के आ जा सकता है, उसको जो है ये पब्लिक प्लेस कहते हैं। ये पब्लिक प्लेस की ये डिफिनीशन है। और आम हालात में मस्जिद को जो है मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा के ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर लोग पूजा करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उसका शुमार पब्लिक प्लेस में हो सकता है आम हालात में, क्योंकि लोग जो है आसानी से भाई आ जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी इबादत कर सकते हैं और वो बिला रोक टोक के, इसलिए उनका पब्लिक प्लेस का शुमार उसको किया जा सकता है। लेकिन उस जो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसकी परमाइशिस में जो इमारतें, रहायशी इमारतें बनी हुई हैं या उनके ऊपर अपर फ्लोर्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो पब्लिक प्लेस में उनका शुमार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बिला रोक टोक के लोग नहीं जा सकते, क्योंकि जो परमाइशिस में रहायशी इमारतें लोग रह रहे हैं और लोग वहाँ पर, इसलिए दूसरा आदमी बगैर रोक टोक उनके घरों में या उनके रहायशी कमरों में या अपर फ्लोर में नहीं जा सकता। इसलिए ये अपर फ्लोर्स या उसकी परमाइशिस में रहायशी इमारतें ये पब्लिक प्लेस में इनका शुमार नहीं होता, इसलिए इन पर गाइडलाइंस का फॉलो करना उनके ऊपर लाजमी नहीं है। हाँ, अगर वो फॉलो करते तो अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दूर दूर रहें तो अच्छी बात है, लेकिन वो गवर्नमेंट के आर्डर का वायलेशन नहीं होगा। ये गवर्नमेंट के जितने आर्डर्स हैं ये सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए हैं। और बॉम्बे के अंदर आम तौर से मस्जिदें जो है ये 2 से 3 से 4 मंजिलें होती हैं और उनमें वहाँ पर खादिम, मौज़न और मौज़न के अलावा जो है इमाम और जमात के कमरे होते हैं और उनकी रहाइश की मुस्तकिल जगहें होती जहाँ उनकी तमाम सहूलतें होती। उनके लिए जो है किचन है, टॉयलेट है, बाथरूम है और हर फ्लोर का उनके ऊपर या उनके कमरों पे का उनके ऊपर जो है ताला और चाबी होता है जो उनके कंट्रोल में होता है। कोई आदमी बिला रोक टोक वहाँ जा नहीं सकता, इसलिए वो जगहें पब्लिक प्लेस में शुमार नहीं होती। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए आर्डर है कि 5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठा वहाँ पे नहीं हो सकते और वही 5 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर ये अपने फ्लोर पे रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वहीं पर नमाज़ पढ़ रहे हैं या और अपनी दीगर ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट के आर्डर का या लॉकडाउन का वायलेशन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन या गवर्नमेंट का आर्डर जो है ये पब्लिक प्लेस के, रेजिडेंस प्लेस के लिए नहीं। जैसे लोग दीगर लोग अपने अपने मकानों में, अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी चालियों में, अपने अपने मकानों में रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये गवर्नमेंट का गाइडलाइंस नहीं है। ऐसे इनके लिए भी ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए इन पर ये इस तरह का FIR करना ये गलत है। इसके अलावा उनके पास जो है भाई 3 ही ऑप्शन थे। एक पहला ऑप्शन ये था
कि वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का या आर्डर का वायलेशन करते हुए लॉकडाउन तोड़कर वो बाहर रास्तों पर आ जाते और कमरों की तलाश करते और कमरे मिलते नहीं उनको कहीं होटल में या कहीं पर। दूसरा उनके पास ऑप्शन था कि गवर्नमेंट खुद उनका अरेंजमेंट करती और गवर्नमेंट उनके लिए उनका मुनासिब बंदोबस्त करती। और तीसरा ऑप्शन इनका था कि जहां पर लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट के आर्डर को फॉलो करते हुए जहां रुके थे वहीं रुक जाते। तो पहला आर्डर जो है लॉकडाउन का तोड़ना, ये खुद लॉकडाउन का वायलेशन था, ये और ये लीगल अनलीगल एक्टिविटीज़ थी, इसलिए इसको किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट को करना चाहिए था, इसकी ड्यूटी थी कि भाई इनका मुनासिब बंदोबस्त करते, इनको अपने मकामात पर पहुंचाते, भेजते ताकि अपने मकाम पर पहुंच जाते। तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी चीज़ है कि भाई ये जो हम मजबूर हो गए कि उन जहाँ पर थे वो रुके हुए थे वहाँ पर रुके रहे लॉकडाउन का पालन करते हुए, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बसें बंद हो चुकी थी, ट्रेनें बंद हो गई थी, हवाई जहाज़ बंद हो चुके थे, फ्लाइट बंद हो चुकी थी। अब उनको अपने घरों पे जाने के लिए कोई सहूलत ही नहीं थी, अब उनकी मजबूरी थी। तो ये 3 ऑप्शन में से पहला ये थर्ड ऑप्शन ही उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि जो है ये फंडामेंटल जो है, ये राइट है कि ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी है और पर्सनल लिबर्टी का ये वायलेशन है कि हर एक भाई रहने के लिए इंसान को भाई आर्टिकल 21 ने हक दिया है, एक राइट दिया है, फंडामेंटल राइट है कि वो बाइज्जत तरीके से वो रह सके। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहाँ रहें, और वो भी क्राइम बना देना, ये तो इनके फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट को इंतज़ाम करना चाहिए था, नहीं इंतज़ाम किया तो उनको भाई कुछ जो फंडामेंटल राइट है कि भाई बाइज्जत तरीके से रह सके, जीने का अधिकार उसको है, तो उस अधिकार का छीनना ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये FIR जो है ये शरई आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रही है, इसलिए ये आर्टिकल ये जो है अल्ट्रा वायरस है, ये तमाम FIR जो है ये अल्ट्रा वायरस है। और यही बात जो है मरकज़ के ज़िम्मेदारों पर भी लागू होती है, क्योंकि मरकज़ के ज़िम्मेदार जो है, मरकज़ जो है वहाँ पर मस्जिद से लगी हुई 5-6-7 मंजिला इमारत है और जहाँ पर सबके कमरे बने हुए हैं, लोग अपने अपने कमरों में रह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर भी कई अपर फ्लोर जो है ये इमारतें बनी हुई हैं। तो वहाँ पर लोग अगर रह रहे हैं तो उनका शुमार जो है, उन रहायशी इमारतों का शुमार, उनकी जो मरकज़ की फरमाइश बनी हैं या मरकज़ की मस्जिद के ऊपर फ्लोर बहुत सारी रहायशी इमारतें बनी हुई हैं, उनका शुमार पब्लिक प्लेस में नहीं होता है बल्कि वो रेसिडेंस प्लेस है। इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उस पर लागू ही नहीं होती और उनको चूँकि वहाँ उनका रहना मजबूरी था, उनका रुकने के अलावा दूसरा कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए लिव और लिबर्टी आर्टिकल 21 के साथ राइट टू लिव डिग्निटी और जो है पर्सनल लिबर्टी के लिहाज से उनको इसका राइट था कि वहाँ पर रुके रहें। आर्टिकल 21 में उनको ये राइट देता है। अगर कोई उनके राइट को छीनता है और उस राइट के खिलाफ FIR करता है, जो आर्टिकल 21 का खुला हुआ वायलेशन है, तो फिर ये जो है अल्ट्रा वायर कहलाएगा, वाइड होगा, बेअसर होगा, FIR 0 हो जाना चाहिए, नल एंड वाइड हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो है सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट करना, हालांकि मंदिरों में भी और लोग जो है दूसरे मकामात पर भी फंस गए थे, क्योंकि अब सारी फ़्लाइट सारी बसें रुक गई थी, तो उनको छोड़ देना, सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट करना अपना पॉलिटिकल बेनिफिट, वोटिंग बैंक हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ये जो है आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। क्योंकि आर्टिकल ये कहता है कि अनरीजनेबल आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि एक को टारगेट बनाओ एक को छोड़ दो, और ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है और आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है। आर्टिकल 15 का वायलेशन इस तरह है कि मज़हब के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई कानून, कोई लॉ आर्टिकल 14 फंडामेंटल पार्ट 3 के आर्टिकल, हमारे संविधान के पार्ट 3 के फंडामेंटल से टकराता है, तो वो लॉ, वो कानून जो है वो बेअसर हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 ये कह रहा है। इसलिए जो है, और दूसरी चीज़ है कि कोई एक्ट जो है क्रिमिनल बनाने के लिए, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में एडल्ट्री के जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट संविधानिक जो जजमेंट बेंच का जजमेंट है अडल्ट्री के सिलसिले में, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने ये कोट किया है, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ और हार प्रिंसिपल को कोट किया है। ये प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लिहाज से कोई एक्ट उस वक्त क्राइम बनेगा जब उससे किसी को लॉस हो, समाज को लॉस हो, तो ही क्राइम बनेगा। अगर ये लोग 20 जमाती लोग या जमात के लोग जो है अपने अपनी रहायशी कमरों में या अपर फ्लोर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके अगर वहाँ पे रह रहे थे तो उससे किसी को कोई लॉस नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। दुनिया के सारे लोग अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, ये भी पालन कर रहे थे, इसलिए इससे किसी का लॉस नहीं हुआ, न समाज का लॉस हुआ, न किसी फर्द का लॉस हुआ। इसलिए ये प्रिंसिपल हार्म के लिहाज से ये क्राइम बना ही नहीं। जब क्राइम बना ही नहीं तो एफआईआर जो है ये वाइड है और इसका नल एंड वाइड है, इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। और एक बात ये है कि दिल्ली मरकज़ में जो लोग कमरों में भाई अपने उनके ज़िम्मेदार जो है सालों साल से रह रहे थे और उनको उनके कमरों में वापस न भेजना, ये जो है आर्टिकल भाई 21 का ये वायलेशन है। हर एक को लिव एंड लिबर्टी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी का ये जो राइट है, इसलिए उनको अपने रहायशी कमरों में जहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको जाने की परमिशन न देना, उनको रोकना, ये आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन है। और आर्टिकल 21 का ये वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो अधिकार है। और ये एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि कोई भी ये रीज़नेबल होना चाहिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 SC 597, उसमें कहा गया कि प्रोसीजर सिर्फ कानून के मुताबिक ही नहीं बल्कि जस्ट, फेयर एंड रीज़नेबल होना चाहिए। इसलिए ये इनकी FIR पर की गई FIR न तो जस्ट है, न फेयर है, न रीज़नेबल है, इसलिए जो है इसको क्वैश कर देना चाहिए। और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1976 SC 1643 में कहा गया है कि नो अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज़ सुप्रीम। इसमें कहा गया कि कोई अथॉरिटी ये संविधान के ऊपर नहीं है कि संविधान से हटकर मनमाना कुछ भी अपने तरफ से कोई फैसला करे और संविधान का ख्याल ना रखे, उसके आर्टिकल का ख्याल ना रखे, उसके फंडामेंटल राइट का ख्याल ना रखे, आर्टिकल 14 और 15 और 21 का ख्याल ना रखे। ये जो है ये एक अथॉरिटी को पावर नहीं दिया गया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज सुप्रीम, ये संविधान ही है जो सबसे ऊपर है। इसलिए उस संविधान के आर्टिकल का वायलेशन करते हुए और इसकी धज्जियां उड़ाते हुए जो FIR की गई है, ये जो है ये खुला हुआ जो है संविधान का वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 121 हमारे संविधान का आर्टिकल 141 कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी लॉ को डिक्लेयर कर दे तो तमाम कोर्ट को मानना उनके लिए लाजमी है, उसको मानना है। इस ग्राउंड पर अगर जो है ये जाना चाहे दिल्ली मरकज़ के लोग FIR को क्वैश कराना चाहें तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये क्वैश कराई जा सकती है, क्योंकि FIR जो है ब्लेंट एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। FIR शुड बी क्वैश टू सिक्योर एंड ऑफ द जस्टिस। और ये FIR इज़ ओनली ए टूल ऑफ टू सिक्योर पॉलिटिकल बेनिफिट, ताकि हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल किया जा सके। तो मेरी भाई रिक्वेस्ट है कि इन ग्राउंड पर जो है अगर ये चाहें तो FIR क्वैश हो सकती है। और DN नगर की पर जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, उस इन ग्राउंड पर इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उस पर उनके फेवरेबल ऑर्डर हासिल किया जा सकता है। और इन्हीं ग्राउंड पर जो दिल्ली मरकज़ के लोग बाहर अभी उनको अपने कमरों में नहीं गए हैं, तो इन ग्राउंड पर वो अपने कमरों में भी जा सकते हैं। दिल्ली मरकज़ के ज़िम्मेदारों पर की गई FIR को CRPC के
सेक्शन 482 के तहत क्वेश कराया जा सकता है, वरना मैटर लोअर कोर्ट में चलेगा जहां पर ट्रायल होगा, गवाहियां होंगी, जिम्मेदारों को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ सकता है, जो मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बनेगी। ये मैटर लोअर कोर्ट में 4 या 5 साल इससे भी ज़्यादा भी चल सकता है, जबकि सेक्शन 482 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में अगर इसको से क्वेश कराया जाए तो 2-3 हियरिंग में क्वेश हो सकता है, क्योंकि एफआईआर का कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। एफआईआर सिर्फ मालाफाइड इंटेंशन या अल्टीरियर मोटिव के तहत की गई है, हिंदू मुस्लिम, ताकि हिंदू मुस्लिम करके पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल किया जा सके। इससे पहले हमने कई वीडियो बनाई हैं जिनमें हमने इन एफआईआर के सिलसिले में कई लीगल ग्राउंड उठाया है। उनमें से कई ग्राउंड बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच और नागपुर बेंच और मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में लिखा है। इसलिए इस वीडियो के साथ साथ इन हाई कोर्ट के जजमेंट और हमारी पिछली वीडियो की से भी मदद ली जा सकती है, जो कि जागरूकता मंच पर अपलोड की गई है। मेरे इन बातों को एक मशवरे के तौर पर कबूल किया जा सकता है और ये सारी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।